जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक एक बार आपका दौड़ में स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओपनहाइमर और एटम बम कैसे बना इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन हम द फादर ऑफ एटम बम भी कहते हैं, इनका जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में हुआ था। के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट भी हैं और ये फिजिक्स के प्रोफेसर भी रहे थे। ये पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि इन्होंने अपनी जो डिग्री है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की है, और यही नहीं, इन्होंने अपनी एक डिग्री भी है जो इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करी हुई है। ये अपने काम में इतने अच्छे थे, काम यानी कि फिजिक्स में ये इतने अच्छे थे कि इन्होंने फिजिक्स यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ही पढ़ाई है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली और एक नाम है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हुए थ्योरेटिकल फिजिक्स में बहुत अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अमेरिका डिक्लेयर वॉर सबसे पहले होती है जब अमेरिका की जो लीडिंग एजेंसियाज होती हैं, वो जो उनके प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हें यह खबर देती है कि जो नाजी जर्मनी है वो न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है और वो कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है, तो हमें भी इसके लिए कुछ ना कुछ तैयारी करनी चाहिए। और ना सिर्फ अमेरिका की एजेंसी से कहती है, बहुत सारे जो फेमस साइंटिस्ट होते हैं वो भी अमेरिका को ये खत लिखते हैं कि हाँ, नाजी जर्मनी ऐसा कर रहा है और वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो लेकर जो यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट होते हैं, वो 1939 में एक कमेटी बनाते हैं यूरेनियम के ऊपर, एडवाइजरी कमेटी ऑन यूरेनियम। जो यूएस प्रेसिडेंट होते हैं वो पोटेंशियल यूज ऑफ यूरेनियम के बारे में भी कहते हैं अपने साइंटिस्टों को कि इसके बारे में पता कीजिए। एनरिचो फर्मी एंड लियो स्लाजार्ड ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट और चेन रिएक्शन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और इसी रिसर्च को जो यूएस गवर्नमेंट होती है वो फंडिंग स्टार्ट कर देती है, बना जाता है। तो फिर जो हमारी एडवाइजरी कमेटी ऑन यूरेनियम होता है, इसका नाम चेंज करते हैं और ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसी कमेटी में जो एनरियो फर्मी होते हैं उसे इसका मेंबर बना लेते हैं। ऐसा होता है जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जो जापान होता है, एम्पेरियल जापान, वो 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है, और ये उसकी इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जब जापान पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता तो जो यूएस प्रेसिडेंट होते हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि हम वॉर में एंटर कर रहे हैं और हम एलाइड पावर के साथ लड़ेंगे। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेती है ORSD को, और ये अब एक मिलिट्री इनिशिएटिव बन जाता है, और जो इसमें साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं वो सपोर्टिव रोल में आ जाते हैं। और इस प्रोजेक्ट के लिए यूएस गवर्नमेंट होती है वो एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाती है जिसका नाम होता है मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट, और ये जून 1942 में ही बना दिया जाता है। इंचार्ज होते हैं वो होते हैं आर्मी जनरल एशले ग्रोव्स। 1942 ओक राइज जो यूएस के स्टेट टेनेसी का एक पार्ट है, और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में लोकेटेड है। ये जो ओक राइज होता है ये सीक्रेट साइट फॉर यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए सेलेक्ट की जाती है। फिर इसके बाद 9 नवंबर में जो हमारे आर्मी जनरल ग्रोव्स होते हैं वो एल्मोसा लेबोरेटरी को अप्रूव कर देते हैं न्यू मैक्सिको। जो हमारी लेबोरेटरी होती है ये हमारी सीक्रेट साइट होती है एटम बम के डेवलपमेंट के और इसके कंस्ट्रक्शन में, और इसका ही जो हमारा इंचार्ज होते हैं वो होते हैं ओपनहाइमर, जो 1943 से लेकर 1945 तक इसका हेड बनाते हैं। दो तरह के एटम बम की डिजाइन किया जाता है। जो पहला होता है हमारा होता है यूरेनियम 235, इसे हम लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है वो होता है प्लूटोनियम, और इसका जो नाम होता है वो होता है फैटमैन। 1942 में दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर कंस्ट्रक्शन की क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच जाता है। इसके अगले साल 1943 को आर्मी जनरल ग्रोव्स अप्रूव कर देते हैं हैनफोर्ड इन वॉशिंगटन फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्लूटोनियम। इस साल दुनिया का पहला फुल स्केल रिएक्टर जिसका एक्सटर्न ग्रेफाइट होता है वो अपनी डेवलपमेंट की क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है। 12 अप्रैल 1945 यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट गुजर जाते हैं, और जो उनके सक्सेसर होते हैं ट्रूमैन, उन्हें अगले कुछ दिनों तक ये पता भी नहीं होता मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम का भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। जुलाई 1945 ये एक ऐसा दिन होता है जो ह्यूमैनिटी को चेंज करने वाला होता है। दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ था, और इस टेस्ट का नाम था द ट्रिनिटी टेस्ट बॉम्ब, जिसे हम यूएस एयरफोर्स की टेस्ट साइट पे जाते हैं, और वो टेस्ट साइट होती है एल मोगोराडो में, मैक्सिको में लोकेटेड है। ओपनहाइमर ने इस टेस्ट का नाम एक पोएट की पोइट्री से इंस्पायर होकर रखा था जिनका नाम था जॉन डाइन। फिर वापस टेस्ट पे आते हैं। टेस्ट का जो ओरिजिनल टाइम था वो
4 बजे था, सुबह के 4 बजे, बट उस टाइम बारिश होने लगी थी और इस वजह से ही जो टेस्ट था हम उसे 1.5 घंटा डिले करना। आर्मी जनरल ग्रोव्स बुश, जो कि आगे चल के यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, ओपनहाइमर खुद और बहुत सारे लोग जो वहाँ पर इकट्ठा थे, उन सब की जो टेंशन थी वो बढ़ रही थी। टावर का टॉप था, उसके सबसे ऊपर पर वो जो बॉम्ब था वहाँ पर उसे रख दिया, और जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसमें से इतनी तेज रोशनी निकली कि सबकी आंखें चुंदी आ गई, और उसमें से इतनी तेज हीट वेव निकली कि आसपास आने वाले 10 दिन थे उसमें जो यूएसए में उसकी हीट वेव थी वो फील करी गई, और उससे जो साउंड निकला वो इतनी तेज था कि कान सुन से हो गए थे, और एक आसमान में एक आग का गोला दिखाई दिया, और उसके बाद वहां पर एक मशरूम जैसा क्लाउड जिसमें 40,000 फीट तक दिखाई दिया, जो उसकी पावर थी वो 21,000 किलोटन थी। ओपनहाइमर ने इस टेस्ट के रिजल्ट को देखा तो उनके मुंह से शब्द निकले जो भगवद गीता में कृष्ण जी कहते हैं, Now I am become death, the destroyer of worlds. और इन लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर पसंद आए तो इसे डिसलाइक करें एंड कमेंट में हमें बताइए कि हमें और क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और